हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए थ्योरी ऑफ मशीन का एक और टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि है टर्निंग मोमेंट डायग्राम। मैं आप सभी का अपने चैनल लर्निंग द बेसिक्स पे स्वागत करता हूँ। मैं हूँ आशीष पांडे और आज हम लोग समझेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम। बेसिकली हम लोग ये जो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है ये समझेंगे 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के लिए। तो 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के लिए अगर टर्निंग मोमेंट डायग्राम समझना है तो ये भी समझना होगा कि 4 स्ट्रोक आईसी इंजन में जो स्ट्रोक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसके बारे में भी मैं थोड़ी सी आपको इसमें जानकारी देता चलूँगा। साथ ही साथ हम थोड़ा सा इसमें थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी देखेंगे कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इस पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि टर्निंग मोमेंट डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं जिसमें कि मेनली जो फोकस होता है क्वेश्चंस का वो होता है फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पे। तो मैं थोड़ा सा आपको जानकारी फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के बारे में भी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो टर्निंग मोमेंट डायग्राम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्निंग मोमेंट और क्रैंक एफर्ट फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ द क्रैंक। जैसा कि हम जानते हैं क्रैंक क्या होता है, किसी भी मैकेनिज्म में क्रैंक जो होता है वो रोटेटिंग मेंबर होता है। तो रोटेटिंग मेंबर कितना एफर्ट कर रहा है या उस रोटेटिंग मेंबर के लिए कितना टॉर्क चाहिए या कितना मोमेंट चाहिए, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग पोजीशंस पे उस क्रैंक के अलग अलग पोजीशंस पे उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उसको हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम बोलेंगे। अभी आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो ये हमारा क्लियर हो जाएगा कि किसको हम टर्निंग मोमेंट डायग्राम बोल रहे हैं, और मैं आपको फिगर में भी दिखाऊंगा। तो चलिए, अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या है टर्निंग मोमेंट डायग्राम, क्या है क्रैंक एफर्ट डायग्राम, ये सब क्या है। ठीक है, चलिए तो हम लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम समझ रहे हैं 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले 4 स्ट्रोक आईसी इंजन की कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे, ये 2 फिगर हैं, ये 2 स्ट्रोक्स हैं एक्चुअल में इंटरनल कंबस्शन इंजन के। आईसी इंजन मीन्स इंटरनल कंबस्शन इंजन। तो इसमें कुछ पार्ट्स मैं आपको पहले बता देता हूँ, पार्ट्स कौन कौन से हैं। देखिए, ये जो दिख रहा है ये आपका है इनलेट वाल्व, ये है आपका एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। ये आपका हो गया पिस्टन, राइट। ये आपकी हो गई कनेक्टिंग रॉड, ये आपका हो गया क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। तो ये क्रैंक शाफ्ट हमारा रोटेट करेगा, पिस्टन हमारा ऊपर नीचे इस तरह से ट्रैवल करेगा, अप एंड डाउन, ठीक है। जो लोवेस्ट पोजीशन होती है इसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर, लोवेस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन। और टॉप में जहाँ तक ये जाता है उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, टीडीसी। आपने सुना होगा अगर आईसी इंजन आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बॉटम डेड सेंटर बीडीसी, टॉप डेड सेंटर टीडीसी। टॉप डेड सेंटर के बाद भी थोड़ी सी जगह यहाँ पे स्पेस जो है बची हुई होती है, जैसे यहाँ पे ये स्पेस खाली है, ये स्पेस को बोला जाता है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। और जो ये पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक की जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। और इस स्ट्रोक के दौरान जो भी ये वॉल्यूम कवर करता है इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, राइट। स्वेप्ट वॉल्यूम ये है थोड़ा सा इंजन के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी है आईसी इंजन में, वो मैंने आपको बताया। ये यहाँ पे ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें प्रोसेस है अभी वो है इनटेक का प्रोसेस। इनटेक का प्रोसेस या हम बोलते हैं सक्शन प्रोसेस। तो सक्शन प्रोसेस में होता क्या है कि बाहर से जो भी एयर या एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो आता है अंदर के साइड में, यानी कि पिस्टन जो वॉल्यूम यहाँ पे जो खाली स्पेस रहता है वहाँ पे आता है आपका एयर फ्यूल मिक्सचर या एयर जो भी, ठीक है। तो ये मिक्सचर अंदर आता है सक्शन के ड्यूरेशन में, और सक्शन के ड्यूरेशन में पिस्टन कहाँ से कहाँ जाता है, पिस्टन जाता है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर, यानी कि डाउनवर्ड्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरो से दिखाया भी गया है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आपका पिस्टन मूव कर रहा है। तो जब ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आपका मूव करेगा उस टाइम पे ये वॉल्व जो है, ये वॉल्व आपका ओपन होता है। ओपन क्लोज का डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये एग्जॉस्ट वाल्व जो है ये आपका क्लोज है, और यहाँ पे ये देखिए इसको, ये ओपन है, यहाँ पे खाली स्पेस बन गया है ताकि यहाँ इसके आने का, गैस के आने की जगह यहाँ पे बनी हुई है ना। तो इनलेट वाल्व जो है ये ओपन होता है सक्शन स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट वाल्व ये क्लोज होता है सक्शन स्ट्रोक में, और हमारा जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की ओर जा रहा होता है।
इस कंडीशन में होता क्या है, जो ये सिलेंडर के अंदर का जो खाली स्पेस है, यहाँ पे जो प्रेशर होता है, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, ये प्रेशर जो आउटसाइड जो प्रेशर है वहाँ से कम होगा। मान लीजिए आउटसाइड प्रेशर आपका P1 है और इनसाइड प्रेशर आपका P2 है, तो P1 जो है वो ज़्यादा है P2 से, यानी कि इनसाइड प्रेशर जो है वो कम है, यानी कि P2 कम है P1 से। और अगर हमें पता है कि फ़्लो कैसे होता है, फ्लूइड्स का फ़्लो कैसे होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लो होगा बाहर से अंदर की तरफ, राइट। तो यानी कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि अंदर प्रेशर कम है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है। अब इस केस में, अब ये तो हो गई बात प्रेशर की और फ्लो की। अब हम ये बात करते हैं कि सक्शन, पहले तो ये बात करते हैं कि इसमें सिस्टम क्या है, इस पूरे प्रोसेस में सिस्टम क्या है, या इस 4 स्ट्रोक आईसी इंजन की जब हम बात करते हैं तो इसमें सिस्टम किसको कंसीडर करते हैं। तो हमने थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी है। कोई भी चीज़ जिसको हम कंसीडरेशन में लेते हैं, जिसका हम स्टडी करते हैं, जिसके ऊपर हम फोकस्ड रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। मैं आपको एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगी। वो ये है कि जो भी फ्यूल होता है या फ्लूइड होता है, ठीक है, जो भी फ्यूल होता है या फ्लूइड होता है वही आपका सिस्टम होता है, राइट। तो यहाँ पे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो आ रहा है यही है सिस्टम। बाकी आप ये पिस्टन, सिलेंडर, ये सारे सिस्टम नहीं है, ये सारे बाउंड्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री कई बार जो है आपका सॉलिड होती है, मतलब जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है उसको बाउंड्री बोलते हैं। और बाउंड्री कई बार क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, कई बार क्या होती है, रिजिड होती है। जैसे यहाँ पे ये जो वॉल्स हैं ये रिजिड हैं, जब ये पिस्टन डाउनवर्ड जाएगा तो एक तरह से बाउंड्री इसकी, ये वाली बाउंड्री क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे ऊपर मूव कर सकती है, तो फ्लेक्सिबल ही बाउंड्री हो सकती है। तो बाउंड्री फ्लेक्सिबल हो सकती है या रिजिड हो सकती है। बाउंड्री होती क्या है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, और बाकी बाहर की जो भी चीज़ें हैं वो इसका सराउंडिंग हो गई, ठीक है। तो इस सिस्टम का जो सराउंडिंग है वो ये वॉल भी हो सकती है, लेकिन ये बाउंड्री के बाहर जो चीज़ें हैं वो सारा आपका क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा, ये बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। तो सिस्टम इसमें क्या है, मेन सिस्टम पे हमें ध्यान देना। तो सिस्टम है, सिस्टम इसमें क्या हो गया, फ्यूल, फ्यूल, फ्यूल इसका मतलब है, फ्यूल का मतलब हो गया एयर फ्यूल मिक्सचर, या केवल पेट्रोल या केवल डीजल या जो भी फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है। तो अब इस सिस्टम को आप ध्यान से देखिए। मैंने बोला कि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, P1 इज़ ग्रेटर देन P2, यानी कि बाहर से जो भी ये फ्यूल है वो अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर से ये फ्यूल अंदर की तरफ आ रहा है। और बाहर से जब ये अंदर की तरफ आ रहा है तो अब हमें ये देखना है कि वर्क जो हो रहा है वो सिस्टम पर हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है, या बाई द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। ये सब थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजीज़ हैं। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क डन जब ऑन द सिस्टम किया जाता है तो हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम जब भी होगा तो वर्क डन क्या लेते हैं हम लोग, निगेटिव लेते हैं। और वर्क डन जब बाय द सिस्टम किया जाता है तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम निगेटिव लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए, अब ये जो गैस अंदर आ रही ये हमारा सिस्टम हो गया। अब ये गैस आ रही है तो क्या ये वर्क कर रही है या इस पर वर्क हो रहा है, ये हमें समझना है। जब ये गैस अंदर आ रही है तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस आ रही है अंदर। जब प्रेशर डिफरेंस हो रहा है तो ये ऑटोमेटिकली अंदर आ रही है, या इस पर कोई फोर्स लग रहा है, या फिर ये खुद ही पिस्टन पे फोर्स लगा रही है, ये समझना है आपको। देखिए, पिस्टन तो जो मूव कर रहा है वो ड्यू टू इनर्शिया मूव कर रहा है, यानी कि पिस्टन पे अभी कोई भी वर्क गैस के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो यानी कि गैस पर वर्क हो रहा होगा, तो ये वर्क कौन कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर बाहर के साइड से जब ये गैस अंदर आ रही है, यानी बाहर से कुछ चीज़ें होंगी जो कि इसे अंदर की तरफ पुश कर रही होंगी, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो सराउंडिंग है या जो एटमॉस्फेयर है वो इस एयर फ्यूल मिक्सचर के लिए एक पिस्टन की तरह काम करता है। और ये पिस्टन ये जो इमेजिनरी एक पिस्टन की तरह काम करता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है। और ये पिस्टन क्या करता है, पुश करता है उस गैस को, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है तो ये गैस को पुश कर रहा है एक तरफ से, बाहर का सिस्टम अंदर की तरफ इन गैसेस को पुश कर रहा है। यानी कि गैस के ऊपर कुछ वर्क कर रहा है, कौन कर रहा है, एटमॉस्फेयर कर रहा है, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो इसका मतलब है सक्शन प्रोसेस या इनटेक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो कैसा होता है, निगेटिव होता है, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि वर्क डन कैसा होगा, निगेटिव होगा।
आई होप कि आपको समझ में ये सब आ रहा होगा। ठीक है, तो सक्शन प्रोसेस में क्या हो गया, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो गया, और ये आपका पिस्टन कहाँ से, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक गया और सक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इस ड्यूरेशन में क्रैंक हमारा जो है ये मूवमेंट करता है, कितना मूवमेंट करता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री, जिसको रेडियन में हम पाई लिखेंगे। ठीक है, यानी कि पाई एंगल या पाई रेडियन इसने जो है ट्रैवल किया। ये हुआ एक स्ट्रोक, क्योंकि ये टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक आया और इसी को स्ट्रोक बोलते हैं। तो एक स्ट्रोक हुआ, 180 डिग्री रोटेशन हुआ और एयर फ्यूल मिक्सचर बाहर से अंदर की तरफ आया। वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। वर्क डन ऑन द सिस्टम किसने किया, एटमॉस्फेयर ने आपके गैस पे किया। तो यानी कि वर्क डन जो मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। ध्यान रखिएगा, पहली प्रोसेस में वर्क डन आपको मिला है निगेटिव, निगेटिव। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। दूसरा प्रोसेस हमारा होता है कंप्रेशन का, राइट। दूसरा प्रोसेस हमारा होता है कंप्रेशन का। यहाँ पे ये कंप्रेशन प्रोसेस दिखाया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कंप्रेशन प्रोसेस में यहाँ पे देखिए ये वॉल्व खुला था सक्शन में, अब यहाँ पे देखिए वॉल्व क्लोज हो गया है, मतलब अब कोई गैस आ नहीं रही है। साथ ही साथ यहाँ एग्जॉस्ट की तरफ देखेंगे तो एग्जॉस्ट वाल्व भी आपका क्लोज है, यानी कि कंप्रेशन प्रोसेस के ड्यूरेशन में एग्जॉस्ट वाल्व और इनलेट वाल्व दोनों ही वाल्व क्या होते हैं, क्लोज पोजिशन में होते हैं। ठीक है, क्लोज पोजीशन में होते हैं। कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है ये। अच्छा, कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है तो यानी कि जो हमारा पिस्टन होगा वो हमारा बॉटम डेड सेंटर से जाएगा टॉप डेड सेंटर की तरफ। यहाँ पे देखिए एरो से दिखाया हुआ है, टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा है। अब यानी कि ये पिस्टन जो है ये किसको किसको पुश कर रहा है, सिस्टम को पुश कर रहा है। यानी कि हमारा जो फ्यूल एयर मिक्सचर है या फ्यूल है उसको हमारा जो पिस्टन है वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। यानी कि वर्क जो है किस पर किया जा रहा है, गैस पर किया जा रहा है, वो जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उस पर किया जा रहा है। यानी कि वर्क डन हो रहा है किस पे, सिस्टम पे। अगेन वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, यानी कि वर्क डन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा इस केस में भी। तो यहाँ भी वर्क डन निगेटिव मिला, यहाँ भी वर्क डन हमको निगेटिव। निगेटिव का मतलब है हमें वर्क देना पड़ा, हमें वर्क देना पड़ा, यानी कि वर्क डन निगेटिव। तो अभी कुछ भी पॉजिटिव वर्क हमें नहीं मिला है। ठीक है, आपने कंप्रेस कर दिया, कंप्रेशन की ड्यूरेशन में वर्क डन निगेटिव हो गया। कंप्रेस करने पर आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, इस एयर फ्यूल मिक्सचर का प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से कई बार टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन ये टेम्परेचर इतना नहीं होता है कि ये हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर ये बर्न हो जाए, यानी फ्लैश पॉइंट तक नहीं पहुँचता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी ये कंप्रेशन स्ट्रोक आपका पूरा हो गया है, टॉप डेड सेंटर तक चला गया, कंप्रेशन हो गया, प्रेशर इंक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम जो है आपका कम हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब होगा हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक बोलते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि कंप्रेस हुई जो गैस थी या एयर फ्यूल मिक्सचर था, अभी देखिए एग्जॉस्ट और ये दोनों अभी भी बंद हैं, दोनों ही वॉल्व अभी भी बंद हैं। अब क्या होगा कि हम पीछे ही बना हुआ है, दिखा देता हूँ, यहाँ से करंट सप्लाई होती है, ये आपका जो पोर्शन है ये है स्पार्क प्लग, इसमें करंट सप्लाई कराते हैं और स्पार्क जनरेट होता है। तो एक स्पार्क यहाँ पे जनरेट हुआ और उस स्पार्क ने क्या किया, इस जो एयर फ्यूल मिक्सचर हमारा जो कंप्रेस्ड था उसमें हमने थोड़ी सी हीट ऐड करी, और जैसे ही आपने हीट ऐड करी ये क्या होता है, एक्सप्लोज़न होता है, यानी कि बहुत सारी एनर्जी जो है रिलीज़ होती है, एक्सप्लोज़न होता है। एक्सप्लोज़न की वजह से क्या होता है कि जो पिस्टन है इसको एक बहुत ज़ोर का शॉक लगता है, पिस्टन को बहुत ज़ोर का शॉक लगता है और ये पिस्टन ऑटोमेटिक टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, तो ये शॉक लगता है, शॉक किस पे लगता है, पिस्टन पे लगता है। कौन लगाता है, एयर फ्यूल मिक्सचर लगाता है जो कि बर्न हो रहा है, राइट। तो एयर फ्यूल मिक्सचर अब वर्क कर रहा है किस पे, पिस्टन पे, यानी कि बाय द सिस्टम हो रहा है वर्क। एयर फ्यूल मिक्सचर ने पिस्टन को पुश किया है, यानी कि एयर फ्यूल मिक्सचर द्वारा पिस्टन को पुश किया गया, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगर हो रहा है तो इसका मतलब वर्क डन यहाँ पे कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर मिल रहा है तो कैसा वर्क डन होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आ रहा है और ये अब 360 के बाद रिवॉल्व कर रहा है। देखिए पहले यहाँ पे 180 मूव किया था, एक स्ट्रोक हुआ था, फिर 180 मूव किया था, दूसरा स्ट्रोक हुआ था, यानी यहाँ पे 360 कंप्लीट हो गया। फिर अब ये 180 और मूव करेगा, यानी 540 डिग्री मूव करेगा, तो एक और स्ट्रोक हुआ, तीसरा स्ट्रोक, और जिसको हम बोलते हैं पावर स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम किया गया, यानी कि गैसेज ने पुश किया है पिस्टन को, यानी कि वर्क डन
बाय द गैसेज हुआ है ना, यानी कि जो क्रैंक है उसको मूव किसने कराया, गैसेस ने कराया है। अभी तक क्रैंक के मूवमेंट की वजह से गैसेस को पुश किया जा रहा था या फिर एटमॉस्फेयर गैसेस के ऊपर वर्क कर रहा था, तो यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा था। लेकिन इस तीसरे वाले स्ट्रोक में क्या मिला, आपका गैस ने पिस्टन को पुश किया, यानी कि गैस के द्वारा हमारा वर्क मिला, यानी कि पॉजिटिव वर्क मिला। तो तीसरे स्ट्रोक में हमको पावर मिली। फिर फोर्थ स्ट्रोक होता है, गैस की बर्निंग हो गई, सारी एनर्जी उसकी ख़त्म हो गई, उसने पिस्टन को पुश करने में उसकी एनर्जी कम हो गई, ख़त्म हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये पिस्टन अब इनर्शिया की वजह से फिर से टॉप की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये जो आपका क्रैंक है कंटिन्यूसली मोशन करता रहता है। तो यहाँ 540 डिग्री मूव किया, उसके बाद मोशन जारी रखा इसने, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से अब पिस्टन जाएगा टॉप डेड सेंटर की तरफ, और ये क्या करेगा, ये जो बर्न हो चुकी गैसेज हैं इनको पुश करेगा। अब इस केस में देखिए आप, एग्जॉस्ट वॉल जो है ये आपका खुला हुआ है, ठीक है, एग्जॉस्ट वॉल आपका खुला हुआ है। तो यहाँ से अब ये जो भी बर्न्ड गैसेज हैं ये अब बाहर की तरफ जाएंगी। बर्न्ड गैसेज कहाँ जा रही हैं, बाहर की तरफ। कौन फेंक रहा है उसको, पिस्टन फेंक रहा है। तो पिस्टन क्या कर रहा है, वर्क डन ऑन द गैसेज कर रहा है, यानी कि वर्क डन फिर से एक बार निगेटिव होगा। तो यानी कि 4 प्रोसेसेस में से 3 प्रोसेसेस ऐसी हैं, 4 स्ट्रोक में से 3 स्ट्रोक ऐसे हैं जिसमें कि वर्क डन आपको करना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है गैसेस पे, यानी सिस्टम पे देना पड़ रहा है, यानी कि वर्क डन जो है निगेटिव है। सिर्फ एक स्ट्रोक ऐसा है जिसमें कि वर्क डन हमको मिल रहा है, पॉजिटिव स्ट्रोक है, जिसकी वजह से हमारा क्रैंक जो है एनर्जी पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्रैंक हमारा कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, चाहे वर्क डन हो या फिर वर्क देना पड़े, किसी भी केस में क्रैंक हमेशा मूव करता रहता है। और ये एनर्जी, जब निगेटिव वर्क डन मिल रहा है तो ये जो वर्क करता है इसके लिए कहीं से एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी आती है फ्लाई व्हील से, जो कि इस क्रैंक शाफ्ट के बाहर के साइड में लगा होता है। हम लोग आगे जो वीडियो देखेंगे वो फ्लाई व्हील का ही देखेंगे। तो जो कंटिन्यूस मोशन क्रैंक शाफ्ट का होता रहता है वो ड्यू टू फ्लाई व्हील है, ठीक है। मैं समझाऊंगा कैसे, अभी हम लोग क्रैंक एफर्ट डायग्राम पे ही फोकस करते हैं। तो ये 4 प्रोसेस आपने देखी, सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट। तो जिसमें से सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में वर्क निगेटिव मिला, और केवल एक्सपेंशन या पावर वाली प्रोसेस में वर्क आपको पॉजिटिव मिला, ठीक है। अब इन्हीं चारों प्रोसेस को हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे शो करते हैं, जिसको कि हम बोलेंगे टर्निंग मोमेंट डायग्राम। देखिए ये आपका है 0 से लेकर 180 डिग्री सक्शन प्रोसेस, 180 डिग्री से 360 डिग्री यानी 2 पाई तक कंप्रेशन, 2 पाई टू 3 पाई वर्किंग स्ट्रोक जो कि पावर स्ट्रोक था आपका, और ये फाइनली ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, ठीक है। इस डायग्राम में ये जो कुछ आपको सक्शन स्ट्रोक के ड्यूरेशन में कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी कुछ आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, ठीक है। इसको आप जो है एज्यूम कर सकते हैं कि ये एनर्जी हमको नहीं मिल रही है, ये ड्यू टू बस इनर्शिया इफेक्ट है। उसके लिए मुझे पूरा वॉल टाइमिंग डायग्राम आपको बताना पड़ेगा, और फिर वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, और वो आईसी इंजन के अंतर्गत आता है। मुझे यहाँ पे समझाना आपको है टर्निंग मोमेंट डायग्राम। तो ये तो है एकदम जब हमने इनर्शिया इफेक्ट को कंसीडर किया है। आप इस डायग्राम को इस तरह से भी बना सकते हैं कि आपका सक्शन स्ट्रोक, आपका कंप्रेशन स्ट्रोक, आपका पावर स्ट्रोक, और फिर लास्ट में आपको ये एक्सपेंशन एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। तो सक्शन में निगेटिव मिला, कंप्रेशन में निगेटिव मिला, पावर स्ट्रोक में पॉजिटिव मिला, और ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी निगेटिव। ये आप भी बना सकते हैं, इधर टॉर्क हो जाएगा और इधर आपका क्रैंक एंगल आ जाएगा थीटा। तो ये आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस वाले से रिप्लेस कर सकते हैं इस वाले को। इसमें बस आपको ये लिखना पड़ेगा, एज्यूमिंग दैट इनर्शिया इफेक्ट को निगलेक्ट कर दीजिए, इनर्शिया इफेक्ट इज़ निगलेक्टेड, ये लिख देंगे आप जब ये वाला यूज़ करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने ये ना बना के इस वाले को बनाया है जो कि इस बुक का है, ये RS खुरमी की बुक में है ये, ठीक है। और उन्होंने क्या किया है, इनर्शिया को कंसीडर किया है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा ये पॉजिटिव वर्क डन जो मिल रहा है ये ड्यू टू इनर्शिया है। आप ये बस याद रखिएगा, इनर्शिया है, ड्यू टू इनर्शिया है। अदरवाइज़ अगर आप इनर्शिया इफेक्ट को छोड़ देंगे तो ये आपका पूरा प्रोसेस जो है निगेटिव में ही रहेगा, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं टर्निंग मोमेंट डायग्राम। देखिए जब आपका क्रैंक 0 से पाई डिग्री चला, यानी कि 0 से 180 डिग्री, जब यानी कि पहला जो स्ट्रोक हुआ उस ड्यूरेशन में क्या हो रहा था, सक्शन हो रहा था, और हमको मिल रही थी क्या, निगेटिव एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया निगेटिव लूप।
दूसरा हुआ था कंप्रेशन, पाई टू 2 पाई। कंप्रेशन में भी हमको क्या मिला, नेगेटिव एनर्जी, राइट। थर्ड स्ट्रोक था जो वर्किंग स्ट्रोक था, और यहाँ पे हमको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिली है। देखिए ये पूरी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। फिर फोर्थ स्ट्रोक जो एग्जॉस्ट था, वहाँ पे फिर से आपको नेगेटिव एनर्जी, यानी कि वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन हमें देना पड़ा था, तो वहाँ पे भी हमें कुछ वर्क देना पड़ा था, यानी एनर्जी हमें देनी पड़ी थी। तो एक ही स्ट्रोक ऐसा है जिसमें कि हमें एनर्जी पॉजिटिव में मिल रही है, बाकी सब में एनर्जी आपकी क्या है, नेगेटिव है। तो ये है। अब इसमें आपको जैसे क्रैंक को कंटिन्यूसली रोटेट कराना है, तो रोटेट कराने के लिए आपको उसके लिए उस पर कुछ टॉर्क चाहिए होगा। वो जो टॉर्क चाहिए वो ये लाइन दिखा रही है, टी मीन की जो लाइन है, इतना टॉर्क आपको हमेशा चाहिए होता है क्रैंक को रोटेट कराने में, राइट। यानी कि जब सक्शन स्ट्रोक की बात कर रहे थे, तो सक्शन स्ट्रोक में जो क्रैंक है उसको रोटेट कराने के लिए जो टोटल हमें वर्क चाहिए, वो देखिए इसके अंदर का एरिया, यहाँ तक का 0 से पाई के अंदर का एरिया, इतना एरिया पे ये जो एरिया का जो भी वैल्यू आ रहा है, वर्क डन है ये टी इंटू थीटा। जब आप करेंगे टी इंटू थीटा, यानी टॉर्क की वैल्यू कुछ भी होगी, यहाँ पे टॉर्क की कोई वैल्यू मान लीजिए 100 न्यूटन मीटर है, ठीक है। टॉर्क की कुछ वैल्यू होगी इंटू थीटा, कुछ क्रैंक एंगल मूव किया है, मान लीजिए पाई बाई पाई है, तो 100 इंटू पाई जो एनर्जी आएगी, इतनी एनर्जी हमें चाहिए थी इस क्रैंक को यहाँ पर घुमाने के लिए। लेकिन हमें मिला क्या, कुछ नहीं, हमको ऊपर से और एनर्जी देनी ही पड़ गई, है ना। यानी कि इतनी एनर्जी भी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, ऊपर से एनर्जी और देनी ही पड़ गई। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्रैंक को चलाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ी। तो कौन देगा, फ्लाई व्हील देगा। तो हम लोग आगे चलेंगे और फ्लाई व्हील देखेंगे कि फ्लाई व्हील कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम फ्लाई व्हील के द्वारा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, इसीलिए ये आपका जो एनर्जी है वो क्या है, नीचे के डायरेक्शन में है, यानी कि निगेटिव एनर्जी है, ठीक है। फिर आगे जब कंप्रेशन स्ट्रोक में आया तो भी पिस्टन को मूव कराने के लिए, क्रैंक को फिर से मूव कराने के लिए फ्लाई व्हील ने ही एनर्जी फिर से दी, यानी कि फिर से हमको नेगेटिव मिला, यानी कि वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि एनर्जी हमें फिर से इनपुट देनी पड़ी। तो ये एनर्जी कौन दे रहा है, फ्लाई व्हील ही दे रहा है, ठीक है। थर्ड जब स्ट्रोक हुआ, वर्किंग स्ट्रोक, तब हमने देखा कि हायर अमाउंट में हमको वर्क मिला। यहाँ पे जो हमको देखिए, पहले कंप्रेशन देख लीजिए, इतना वर्क फिर से रिक्वायरमेंट था हमको, यहाँ पे इतना ये वर्क चाहिए था, लेकिन हमें इतना वर्क मिला तो कुछ नहीं, ऊपर से और इतना और देना पड़ गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ गई। थर्ड जब स्ट्रोक हुआ तो उसमें इतने वर्क की रिक्वायरमेंट था, अब घुमाने के लिए, क्रैंक को घुमाने के लिए इतना चाहिए था हमको पूरा, लेकिन हमको मिला क्या, ये तो मिला ही मिला इतना, ऊपर से ये और मिल गया। यानी कि अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, टी मीन के ऊपर वाली जो एनर्जी है, ये स्टोर हो जाएगी पॉजिटिव। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ये स्टोर होता है, स्टोर कहाँ होगा, फ्लाई व्हील पे होगा, ठीक है। जब भी फ्लाई व्हील स्टोर करेगा एनर्जी तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और जब भी फ्लाई व्हील एनर्जी देता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। तो यानी कि सक्शन में स्पीड कम होगी, कंप्रेशन में स्पीड कम होगी, और एग्जॉस्ट में भी स्पीड कम हो जाएगी। फ्लाई व्हील की स्पीड बढ़ेगी कब, जब एक्सपेंशन या वर्किंग स्ट्रोक आएगा, तब स्पीड फ्लाई व्हील की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर जो वर्किंग स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक जो है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव लूप बहुत ज़्यादा मिलता है, जो कि एनर्जी को स्टोर करना, इस एनर्जी को हमें स्टोर करना होता है। तो उस एनर्जी को स्टोर कौन करता है, हमारा फ्लाई व्हील करता है। तो इस एनर्जी को स्टोर कर लिया, और आने वाली जो भी, फिर से देखिए यहाँ पे एग्जॉस्ट प्रोसेस में देना पड़ेगा एनर्जी, सक्शन फिर होगा, मतलब इसके बाद फिर से प्रोसेस रिपीट होगी तो फिर से एनर्जी देनी पड़ेगी, कंप्रेशन फिर होगा तो फिर से एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि ये जो स्टोर कर ली है हमने एनर्जी, यही एनर्जी फिर से आगे चल के नेक्स्ट प्रोसेस में, अगली साइकिल में फिर से यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ पाते हैं कि क्रैंक जो है वो हमेशा कंटिन्यूसली मोशन करता रहता है, जबकि उसको एनर्जी जो मिलती है पॉजिटिव, वो केवल एक स्ट्रोक में मिलती है, फिर भी उसका मोशन हमेशा कंटिन्यूसली बना रहता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये बाकी 3 प्रोसेस के लिए एनर्जी हमारा अवेलेबल कराती रहती है, ठीक है। तो ये है हमारा टर्निंग मोमेंट डायग्राम या क्रैंक एफर्ट डायग्राम। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने देख लिया है, ये आपका टर्निंग मोमेंट है, यानी कि टॉर्क है, ठीक है। और ये आपका क्रैंक एंगल है, इस वाले एक्सिस पे क्रैंक एंगल दिखा रहा है। क्रैंक 0 से चलना शुरू किया, पाई डिग्री तक मूव, मतलब 1 स्ट्रोक चला 180 डिग्री, तो ये क्रैंक एंगल दिखा रहा है। और ये वाला जो है आपका क्या दिखा रहा है, टर्निंग मोमेंट, कितना टॉर्क आपने देना है, कितना टॉर्क आपको मिला, ठीक है।
तो ये था टर्निंग मोमेंट डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। ऐसे ही दूसरे मल्टी सिलेंडर के लिए भी ये बनता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि अब हम लोग ये देख रहे हैं इसमें कि एनर्जी जो है ना वो फ्लक्चुएट हो रही है, एनर्जी जो है फ्लक्चुएट हो रही है। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक डायग्राम है, कोई टर्निंग मोमेंट डायग्राम ही है ये कोई, ठीक है। ये वैसे मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए है। तो ये कोई एक टर्निंग मोमेंट डायग्राम है। इसमें मान लेते हैं कि जो कई सारे पॉइंट्स हैं ए बी सी डी इस तरह करके। मान लीजिए पॉइंट ए पर जो एनर्जी है वो ई है, पॉइंट ए पे जो एनर्जी है वो क्या है, ई है। पॉइंट बी पे जब आप पहुंचेंगे तो ई में कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिली, ई में कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिली, यानी ई प्लस A1 लिख दिया हमने, ठीक है। A1 एनर्जी मिली पॉजिटिव। फिर सी पे जब आया तो फिर से एनर्जी निगेटिव होगी, यानी ई प्लस A1 पहले थी बी पे, अब सी पे आने पे क्या हो गया, निगेटिव माइनस का A2 हो जाएगा। ऐसे ही करके आखिरी तक ये पूरी एक साइकिल हो जाएगी। इसके बाद साइकिल फिर से ए पे पहुंच जाएगी। जी का मतलब यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, यानी फिर से रिपीट होगा। जैसे पीछे वाले में केस में यहाँ 4 पाई के बाद फिर से 0, यानी इस वाले पॉइंट पे फिर से आ जाएंगे। तो फिर से साइकिल हमारी रिपीट हो जाएगी, निगेटिव फिर पॉजिटिव इस तरह करके रिपीट हो जाएगी। तो एक साइकिल, पूरी साइकिल जो है 4 पाई एंगल यहाँ पे चल रहा है। तो वैसे यहाँ पे कुछ एंगल चल रहे होंगे और ये साइकिल कंप्लीट हुई जी पे जाके, और जी वाला पॉइंट जो है वही ए वाला पॉइंट है, यानी कि ए पे जो एनर्जी ई है वही जी पे फिर से हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह करके हमने अलग अलग पॉइंट्स पे एनर्जी निकाल ली। अब इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी है और किसी एक पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी है। तो देखिए हमने मान लिया कि सबसे कम एनर्जी जो है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी, ग्रेटेस्ट एनर्जी जो है वो एट बी है, और जो लीस्ट है वो क्या है, ई पर है। ये हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू तो दी नहीं है। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आपको मिलेगी, और उस न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम एनर्जी है और किस पॉइंट पे मिनिमम एनर्जी है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी हमने जो है एज्यूम कर ली कि मैक्सिमम एनर्जी बी पे है और मिनिमम एनर्जी ई वाले पॉइंट पर है, ठीक है। मिनिमम एनर्जी ई पे है। तो इस तरह से दोनों एनर्जीज निकाल ली। बी पे देखिए एनर्जी, बी पे जब पहुँचे हैं तो ई यहाँ पे थी, ए पे ई थी, प्लस A1, तो ई प्लस A1 हो गई बी पे। ऐसे ही पॉइंट ई पर इतनी एनर्जी है। अगर आपको फ्लक्चुएशन निकालना है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन, तो आप मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी को डिफरेंस निकाल लीजिए। मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी में डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आपको मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप किसी साइकिल में मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी ढूंढ लीजिए, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, वही जो एनर्जी होगी उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। आई होप कि आपको आज की डेट में फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, टर्निंग मोमेंट डायग्राम, 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के कुछ चारों प्रोसेस बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से बहुत अच्छा लगा होगा, और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बनाऊंगा और आपके लिए शेयर करूंगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो भी है मैं आगे इसको और बढ़ा सकूं अपने चैनल को भी। और हाँ, अगली बार जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा वो फ्लाईव्हील पे लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लाईव्हील की काफ़ी बातें करी और हमने सीख भी लिया कि किस तरह से फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोर करता है या रिलीज़ करता है। तो हम अगले जो वीडियो लेके आएंगे वो होगा फ्लाईव्हील पे, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ और भी इनिशिएटिव लेना चाह रहा हूँ, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराने की सोच रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। तो आप लोग प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे तो मैं ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।